अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। सन 2008 में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन और दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन पहाड़ी पर 90 घंटे गुजार कर जिंदा वापस आने वाले नेपाल के पेमजा ग्लेजियन शर्मा खुशकिस्मत थे। सारे पाकिस्तानियों की इस वक्त दुआ यह है कि मोहम्मद अली सतपारा भी खुशकिस्मत हो, कोई मौजज़ा हो जाए, डेथ जोन से चलती हुई सांसों के साथ वापस आ जाएं। वो जोन के जहां एक गलत कदम सीधा हज़ारों फीट गहरी खाई या ग्लेशियर में गिरकर मौत के मुंह में ले जाता है, जहां सांस लेने के लिए दरकार ऑक्सीजन की कमी से दिमाग पलट जाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, वहीं इतनी बुलंदी पर तेज़ हवाएं भी यहाँ से वहाँ उड़ा कर फेंक देती हैं। वहाँ एक पाकिस्तानी 2 मेहमानों को साथ लिए पाकिस्तान का परचम सीने से लगाए, संगलाख पहाड़ों का सीना चीरता वतन के लिए एजाज़ हासिल करने के जज्बे को जुनून बनाए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन के बिना अपने जोश को अपनी सांसें बनाए, सर्द मौसम में पहाड़ सर कर लेने के जुनून में था, आगे बढ़ रहा था। सख्त मौसम की परवाह भी न थी। 45 साल की उम्र भी वतन के लिए एजाज़ लाने के जज्बे को कम नहीं कर सकी थी। नेपाली कोपैमाओं ने तारीख में पहली बार सर्द मौसम में K2 फतह किया। मोहम्मद अली सतपारा और 2 साथियों ने अपनी मुहिम जारी रखी। इस मुहिम के दौरान जुमे के रोज़ मौसम बेहतर होने पर तीनों आगे बढ़े थे। उसी रोज़ 4 बजे आखिरी बार अपनी खैरियत की इत्तला दी थी और अब इस बात को 75 घंटे हो चुके हैं। जिस डेथ जोन में 16 से 18 घंटे में चोटी सर करके निकलना होता है, वहाँ ये 75 घंटे पाकिस्तानियों और दुनिया में मौजूद पहाड़ों के शौकीन अफराद की उम्मीदों को भी पिघला रहा है। अली सतपारा के बेटे कह रहे हैं कि अब डेड बॉडी तलाश की जाए। साजिद सतपारा ये भी कहते हैं कि चोटी सर कर लेने के बाद वापसी में ये हादसा पेश आया है। मोहम्मद अली सतपारा, जो इससे पहले सर्दियों में नागा पर्वत सर कर चुके हैं, 8000 मीटर की 8 चोटियां सर कर चुके हैं। 1 साल के अंदर 8000 मीटर की 4 चोटियां सर करने का एजाज़ भी उनके पास है। आप हमारे हीरो हैं। आपने ये चोटियां नहीं बल्कि पाकिस्तानियों के दिल भी फतह किए हैं। आपके इन कारनामों को हमेशा याद रखा जाएगा। पूरी कौम आपको सलाम पेश करती है। प्रोग्राम का आगाज़ करती है। भारत की दहशतगर्दी बेनकाब कर दी, अब दुनिया को धोखा नहीं दे सकता। तर्जुमान पाक फौज ने समाज से खुसूसी गुफ्तगू की है, कहा फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की बैकडोर राबतों की तरदीद, बोले किसी के पास सबूत हैं तो फिर सामने लाएं। जो लोग इस बारे में कयास आराइयां कर रहे हैं, उनसे मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी, मैं एक मरतबा फिर ये कहूँगा कि फौज को सियासत में मत घसीटें। वी हैव आवर हैंड्स फुल। CTA का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, इस्लामाबाद कचहरी में वकला के चेम्बर्स गिराने पर वकला मुश्तइल हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोल दिया। चीफ जस्टिस ब्लॉक में तोड़फोड़ कर दी। अथर मिनुल्लाह महसूर हो गए। जस्टिस कियानी एहतजाजी वकला को मनाने की कोशिश में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद से मिलने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। प्रोग्राम का तीसरा सेगमेंट होगा। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में हसास इदारों और CTD का ऑपरेशन, 1 दहशतगर्द हलाक, 5 गिरफ्तार। 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। एस्टेब्लिशमेंट कोई आपसे रब्ता कर रही है? तो राब्तों की तो कोशिश की जा रही है। मैं ना उन राब्तों को कोई अहमियत देती हूँ, ना उन राब्तों का मैंने जवाब देना मुनासिब समझा है। सिलेक्टर्स को कान खोल के सुन लो, अब कोई और रास्ता नहीं है। फोन कॉल करना बंद करे, राब्ता करना बंद करे। आप सियासत में क्यों आते हैं? आप अपने दिफा से काम रखें। सियासत के साथ हमारा अफवाज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है। मैं एक मरतबा फिर ये कहूँगा, फौज को सियासत में मत घसीटें। इमरान खान के बड़ों की तरफ से फोन आते हैं, हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी, इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे।
ये वही लोग हैं, ये तो इस्तीफे देने के लिए आए थे। रातों रात पता नहीं क्या हुआ, वो राज है, वो राज मैं खोलना नहीं चाहता। अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई तहकीक के मुताबिक उन्होंने कोई चीज सामने ला सकते हैं तो ले आए, दिखा दे कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। देयर इज नो सच थिंग है। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। मरियम बीबी के बड़ों से राबतों के दावे एक बार फिर गलत साबित हो गए। डीजी ISPR ने खुलकर जवाब दे दिया है, फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, किसी से बैकडोर राब्ते नहीं कर रहे। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, बिना सबूत के बात नहीं करनी चाहिए, अगर किसी के पास कोई सबूत है तो ले आए। दूसरी तरफ नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती ऑर्डिनेंस जमीयत उलमा इस्लाम फे ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और दरखास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और इख्तियारात को पामाल किया गया है। ये सदारती ऑर्डिनेंस एक सियासी जमात के कहने पर जारी किया गया है। जिस जमात के कहने पर ऑर्डिनेंस जारी हुआ वो सेनेट इलेक्शन में शिकस्त खा रही है। ज़ेर समात मुकदमे में ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लियामेंट, आइन और को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का नोटिस ले और इस ऑर्डिनेंस को गैर माकूल और खिलाफ आइन करार दे। इस मामले पर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी फिर इंतहाई अहम रिमार्क सामने आए। अदालती रिमार्क्स में कहा गया है कि सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस अगर मशरूत ना होता तो कलअदम करार दे देते। JUI के वकील ने कहा, आज तक ऐसी कानून साजी नहीं हुई है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अपना फैसला कर लिया है, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि ऑर्डिनेंस तो अदालती राय से मशरूत है। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस कयास आराइयों को सामने रखते हुए जारी किया है। हुकूमत को ऑर्डिनेंस जारी करने से कोई नहीं रोक सकता। अदालती राय हुकूमती मौक़िफ़ से मुख्तलिफ हुई तो रेफरेंस ख़त्म हो जाएगा। दौरान समाअत नाज़रीन चीफ जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि ऑर्डिनेंस के तहत भी वोटिंग खुफिया ही होगी, बाद में दरख्वास्त देने पर वोट देखा जा सकेगा। अदालत ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। तमाम मामला पर बात करने के लिए इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं शिबली फराज साहब। मैं उनको खुशामदीद कहूँगी, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। शिबली साहब, मुझे बताइएगा सर, अब सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। सर, मरियम, बिलावल, यहाँ तक कि शाह महमूद कुरैशी साहब, सब इशारे हैं उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं, सब मुस्तरद हो गए। आज डीजी ISPR ने बड़ा खुलकर कह दिया है कि किसी से कोई बैकडोर राब है, किसी के पास सबूत है तो फिर सामने लाएं। क्या हुकूमत को इंक्वायरी करनी चाहिए और अपोजिशन से सबूत मांगने चाहिए इदारों को बदनाम करने पर, ताकि सच तो आवाम के सामने आए? सर, नून वालों की या पीपल्स पार्टी वालों को ये तो जाहिर है कि इस बात का जवाब तो डीजी ISPR ने दे दिया है। तो इससे यही साबित होता है कि ये अपना सियासी वजन बढ़ाने के लिए या अपने आप को किसी खास इदारे से मुंसलिक करके अपने जो खोई हुई साख है उसको बहाल करना चाहते हैं। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो बुनियादी तौर पे यही कमेंट है मेरा। नहीं शिबली साहब, सर चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मिले हैं, तो सर ये मुलाकात क्या हुकूमती ईमा पर हुई है? नहीं, वो मिले होंगे तो उनकी अपनी उस पे मिले होंगे, वो अपनी ख्वाहिश पे या अपनी जिन वजूहात से, उसका कोई हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा शिबली साहब, सर ये बता दें, सादिक संजरानी से पीपल्स पार्टी से मुलाकात करने पर पूछा जाएगा कि क्या मुद्दा था, क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा है? नहीं, क्यों चेयरमैन सेनेट से तो पूछताछ नहीं हो सकती है। वो उन्होंने अपना, उनका एक इदारे के सरबराह हैं और उनके हाउस के जो भी लोग हैं उनसे उनका मिलना कोई अजीब बात तो है नहीं। सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से भी बात कर लेती हूँ। सर, JUI फे ने सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अगर 11 फरवरी से पहले अदालती राय नहीं आई तो फिर ऑर्डिनेंस का क्या होगा शिबली साहब? देखिए, वो फिर अगर अदालती फैसला नहीं आया या अदालती जो हमने जो गाइडेंस मांगी हुई है वो नहीं मिलेगी, तो फिर इसका मतलब यही है कि इलेक्शन जो है तो वो कोई सीक्रेट बैलेट की तरफ ही होंगे। शिबली फराज साहब, सर एक और मामले के भी सोशल मीडिया पर भी बड़े चर्चे हो रहे हैं। सर, कराची में साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की साहबजादी और दामाद ने कोरोना वैक्सीनेशन करवा ली है और किसी को मालूम ही नहीं है कि हो सका कैसे, ये हो कैसे गया। सर,
क्या वफाक इस हवाले से कुछ पूछगछ करेगा? नहीं, ये हमारा वफाक का वो नहीं है, गो कि हमने प्रोवाइड किए हैं सूबाई उसको, ये सूबाई हुकूमत का काम है। और वो हमें हैरानगी नहीं है कि ये जो है इन्होंने, चाहे वो दोनों पार्टी जो है उन्होंने हमेशा अशराफिया को तरजीह दी है, अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको तरजीह दी है, और आम आवाम का उन्होंने ख्याल रखा नहीं। शिबली फराज साहब शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। मुझे एहतशाम भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। एहतशाम, मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले तो इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। DG ISPR ने बड़ा क्लियरली, बड़ा वाजे आज बता दिया है, पिछले कई सारे दिनों से जब ये जलसे जुलूस हो रहे थे, एक तरफ बिलावल को हम देखते थे वो कुछ इस किस्म की बातें कर रहे होते थे, दूसरी तरफ मरियम बीबी अपने पैगामात के बारे में बता रही होती थी, लेकिन आज DG ISPR ने बड़ा वाजे और बड़ा क्लियर कहा है कि जो कुछ, अगर किसी के पास कोई सबूत है तो फिर वो सामने लाएं। आप समझते हैं हुकूमत को चाहिए अब कि फिर कोई कमेटी बना दे ताकि पूछगछ हो, जो ये इल्जामात लगा रहे थे, जो ये बात कर रहे थे, जरा जो हकीकत है वो सामने तो आए? मेरा ख्याल है कि कमेटी इस पर क्या बनाएंगे, क्योंकि देखिए ये बात की थी मरियम नवाज ने 5 फरवरी को, और 5 फरवरी को कश्मीर डे था, और आपको पता है कि उस वक्त हमारे सबके तो जज्बात ये थे कि आज का दिन जो है वो कश्मीर को डेडिकेट होना चाहिए और सियासी कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुजफ्फराबाद में जाकर जहां से हिंदुस्तान को एक पैगाम जाना चाहिए था कि हम बहैसियत कौम इकट्ठे हैं, यकसुई के साथ कश्मीर इशू के हवाले से आवाज उठाने के लिए तैयार है। वहां पर मरियम नवाज ने, वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने और मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत सारी सियासी बातें की, और उन सियासी बातों में बदकिस्मती से एक बात ये भी थी जिसमें उन्होंने ये हवाला दिया कि अदारों की तरफ से हमसे राब्ते हो रहे हैं और हमें कहा जा रहा है कि इमरान खान को सपोर्ट कर दो इस कानून के हवाले से जो कि वो लाना चाहता है सेनेट इलेक्शंस के बारे में। अब उन्होंने तो कह दिया, लेकिन आप देखें कि DG ISPR को आके क्लैरिफिकेशन देने पड़ी। अब एक तरफ तो जो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का असल तो कश्मीरी, या हम लोग देखते हैं ना कि हुकूमत कश्मीर इशू को हल करेगी, हुकूमत फॉरेन पॉलिसी में ऐसी कोई चीजें लेकर आएगी या इंटरनेशनल लेवल पे इसको उजागर करेगी, वो तो करते नहीं है, बल्कि वो तो रिवर्स चल रहे हैं। चाहे ऑपोजिशन में बैठे हुए सियासतदान है, चाहे गवर्नमेंट में बैठे हुए सियासतदान है, रियासत को जो करना चाहिए, रियासत को भी पॉलिटिक्स में एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि रियासत जो है, इदारे जो है वो हमसे राब्ते कर रहे हैं और हमें इस तरह से कह रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि इस चीज से बालातर होकर के कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन जो भी था आपको उस दिन ये बात नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम उस दिन आपको अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए था। उस दिन आपको ये मैसेज देना चाहिए था अक्रॉस दी डिवाइड कि जी हम सब इस हवाले से इकट्ठे हैं। और जहां तक DG ISPR की बात है, जी आपने कहा कि कमेटी बननी चाहिए। कमेटी देखिए बनेगी तो फिर उस पर इतराज होगा और ये कहा जाएगा कि जी ये हमें इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और हमारे खिलाफ जो है हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। तो कमेटी तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट अभी बिल्कुल एहतशाम, और अभी आपने बिलावल की भी बात सुनी होगी ना, पहले वो कह रहे थे कि जी कॉल्स करना बंद करें, मैसेजेस भेजना बंद करें, और अभी जब सहाफियों ने उनसे सवाल किया तो उनका जवाब क्या था। बहरहाल जी, मुझे जावेद लतीफ साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून से। सर मैं आपको भी जावेद साहब, सर सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, मरियम बीबी का दावा सर एक बार फिर मुस्तरद हो गया। जावेद साहब, सर ऐसे दावे करते ही क्यों है कि तर्जुमान को फिर सामने आना पड़ता है, उनको मुस्तरद करते हैं वो इस दावों को और इन दावों को, और फिर पाकिस्तानी कौम के सामने सर आप लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जावेद साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि अदारे अपनी सफाई में वजाहत जरूर महसूस करें, वजाहत की जरूर महसूस करें। वजह आप ये देखें कि जब इनके वजीर दाखिला जब बात करेंगे अदारों के हवाले से, जब इनके गुजरा गेट नंबर 4 की बात करेंगे, जब इनके प्राइम मिनिस्टर एक पेज पर होने की बात करेंगे, एक किसी कौमी इशू पर इत्तेफाक़े राय होना कोई बुरी बात नहीं है, एक पेज पे होना बुरी बात नहीं है, मगर जब आप अपनी नालायकियों को, नाहलियों को, महंगाई को, दीगर इश्यूज को जो पाकिस्तानी कौम का जिन पर कंसर्न है, उस पर अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात अवाम के होंगे, आप
अपने आप को कवर देने के लिए आप ये कहेंगे कि हम सब एक भेजते हैं, तो दावत तो आप अदारों को दे रहे हैं कि लोग अदारों की तरफ देखें और या उंगलियां उठाएं। दूसरा मैंने ये कहना है कि क्या इनके आज के पंजाब असेंबली के स्पीकर क्या कहते हैं अदारों के हवाले से, इमरान खान खुद अपनी किताब में क्या लिखते हैं अदारों के हवाले से जी। और फिर मुझे ये सही है जावेद साहब, सब बातें आपकी ठीक है सर। मुझे ये बता दें कि वो जो मरियम साहिबा दावा कर रही थी ना, कौन से बड़ों ने उनको मैसेज भेजा, उनसे राब्ता किया कि इमरान खान का साथ दे दें सर? देखिए बात सीरीज की है कि 2.5 सालों के अंदर एक इलेक्शन हुआ है सेनेट में चेयरमैन के खिलाफ अदम-ए-एतमाद की तहरीक का, सबने देखा फिर क्या हुआ वहाँ। आप मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान असेंबली में अदम-ए-एतमाद हुआ था, वहाँ क्या हुआ। ये सारी चीजें वो हैं जो बदकिस्मती से कहने से तल्लुक नहीं रखती, मगर अमल ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं जरूर पेश आनी चाहिए किसी पॉलिटिशियन को अपनी किताब में लिखने की या रिटायर्ड जर्नल को अपनी किताब में वो चीजें लिखने की। क्यों नौबत आती है? बिल्कुल जावेद साहब ये भी बता दीजिए ना साथ साथ के मरियम साहिबा को किस बड़े ने फोन किया था, किस बड़े ने राब्ता किया था? मैं वही तो फिर ये कहूँगा कि क्या जुबैर के हवाले से, जुबैर उमर के हवाले से जो उस वक्त ISPR का स्टेटमेंट आया, क्या वो मुनासिब था? और अगर वो आ गया था तो उसके बाद भी कई वजाहतें देने की जरूरत फिर आई थी, वज़रा के स्टेटमेंट के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के हवाले से। और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये देखें कि एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए एक बंदा अमेरिका में बैठकर ये बात करता है। जावेद साहब क्या आप अभी भी यही कह रहे हैं कि मरियम साहिबा का जो दावा था उस पर आप लोग अभी भी कायम है सर? तो फिर सर इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, हकीकत जो है वो सामने आनी चाहिए। जावेद साहब का राब्ता मुनक़ता हुआ है। जावेद साहब को जरा दोबारा लाइन पर लाने की कोशिश कीजिए जब तक एहतशाम जावेद साहब से जो बात पूछना चाह रही थी ना, जावेद साहब उस बात का जवाब शाह गालिबन नहीं दे रहे थे, मुझे इज्तनाब कर रहे थे। वो उधर से बात पकड़ के उधर से लेकर आ रहे थे। कुछ समझ आया वो कहना क्या चाह रहे थे? आप उनसे सवाल ही इतना मुश्किल पूछ रही थी, आप उनको दीवार के साथ लगा रही थी, जो वो गवर्नमेंट के बारे में कहते हैं कि जी हमें दीवार के साथ लगा रहे हैं। दूसरा ये है कि देखिए यही प्रॉब्लम है, मरियम नवाज जब जलसे में खड़े होके जोशे खिताबत में तकरीर कर देती हैं, इदारों के ऊपर इल्जाम भी लगा देती हैं, स्टेटमेंट भी दे देती हैं, लेकिन जावेद लतीफ साहब जैसे लोगों को बाद में मुश्किल पेश आता है इन चीजों को डिफेंड करने में। अब आप जो उनसे सवाल पूछ रही थी उनके पास उसका जवाब नहीं था ना, इसलिए कभी वो इधर बात घुमा रहे थे, कभी उधर बात घुमा रहे थे। लेकिन अलबत्ता उन्होंने अपनी लीडर को डिफेंड भी करना है। उन्होंने जो कुछ कहा है वो ये तो नहीं कह सकते कि जी उन्होंने गलत कहा है या बगैर सबूत के कहा है, वहां पर भी अपनी वफादारी साबित करनी है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो ये लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी का सबूत दें और वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स ना पास करें जिससे इदारों को भी नुकसान हो, मुल्क को भी नुकसान हो। जिस दिन ये बात की गई कश्मीर कॉज को भी नुकसान हो और आपके अपने वर्कर, सपोर्टर, MLA, सेनेटर को भी नुकसान हो। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेकिन एहतशाम मरियम तो ऐसी बहुत सी बातें कर रही हैं। जी आप सही कह रही हैं, वो बातें तो कर रही हैं। आपको पता है कि अब जो नैरेटिव है मियां नवाज शरीफ साहब का, जिसमें मैं समझता हूं कि जिसको आगे लेकर मरियम नवाज चल रही हैं, वो उस नैरेटिव से फिलहाल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि कुछ बातें उनकी मान नहीं ली जाती। मिसाल के तौर पे मरियम नवाज साहिबा को आपको पता है फिलहाल बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जा चुका है, वो वापस आ नहीं रहे हैं, आएंगे तो फौरी तौर पर अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये वो हालात हैं जो कि सर्टनली उनको काबिले कबूल नहीं है और वो जिन लोगों को इन हालात का जिम्मेदार समझती हैं उनके हवाले से फिर सख्त ज़बान का इस्तेमाल करती हैं।
वो तो ये कहते हैं ना कि हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, वो तो ये मानते नहीं है कि मेरिट्स के ऊपर कन्विक्शन हुई है, वो तो ये मानते नहीं है मेरिट्स के ऊपर नाअहली हुई है। जो कि मैं ये नहीं कहता कि 100% उनका जो बयानिया है वो गलत है, लेकिन इस तरह से भी नहीं होता ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, कानून है, आइन है, इदारे हैं, जज साहिबान हैं, वकील आपने टॉप के किए अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उन्होंने अदालतों में आर्गुमेंट्स दिया आपके हक में। उसके बावजूद एक पूरी कानूनी एक्सरसाइज के बाद आपके खिलाफ केसेस के फैसले हुए हैं, तो आप समझते हैं कि कुछ लोग उसके जिम्मेदार हैं और उन लोगों से आपको रिलीफ मिलेगा, तो मामला ठीक होगा, तो आप उनको टारगेट करते हैं। तो ये बड़ों की लड़ाई चलती रहेगी किरण, लेकिन मुझे हमेशा अफसोस होता है और अक्सर मैं आपके शो में ये बात कह देता हूँ, आज भी कहूंगा कि नुकसान हमेशा अवाम को होता है। वो इग्नोर होते हैं, वो नजरअंदाज होते हैं, उनके इश्यूज के बारे में कोई सोचता नहीं है। अपनी सियासी दौड़ लगी हुई है इक़्तिदार की कि आज ये इक़्तिदार में, कल वो इक़्तिदार में, मसाइल वही रहते हैं और इसी दौर में पीडीएम, क्योंकि ये बहुत सारी जमातों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी से मुझे इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। लतीफ खोसा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको भी खुशामद। लतीफ साहब, गो के डीजी ISPR की बात पर बिलावल साहब अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया तो है, वो जरा मैं नाज़रीन को भी सुनवा देती हूँ, फिर मैं आपका कमेंट लूंगी इस पर। अग्री करता हूं, अगर डीजी ISPR ने कहा है कि फौज को सियासत में नहीं घसीटा जाना चाहिए, तो मेरा तो ये मकसद है, ये तो मेरा पार्टी का बुनियादी असूल है कि फौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। तो इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है? सर सुनिए, आपने गुफ्तगू, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि फौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, बल्कि साथ साथ ये भी कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने लेकर आ जाएं बैकडोर मुलाकातों का। लतीफ खोसा साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम, अब आ रही है आवाज। जी सर, बिलावल ने जो जवाब दिया है उनकी बात का, तो सर अब डीजी ISPR से अपने सिर्फ ये तो नहीं कहा कि सियासत में ना घसीटा जाए, बल्कि उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है जो बैकडोर की बातें हो रही थी, बैकडोर राब्तों की, फोन कॉल्स की, मैसेजेस की, तो सर उन्होंने कहा है किसी के पास कोई सबूत है तो फिर वो भी सामने लेकर आ जाए। माशाअल्लाह, ऐसे सबूत जो है जितने वो हमारे खिलाफ लेकर आए हैं आज तक, जो उन्होंने रट लगाई है चोर डाकू की 2.5 साल में, कोई तो सबूत लेके आ जाते किसी अदालत से, तो कोई भी फैसला ले लेते। कुछ तो एक ढेला दुआने तो वापस लेके आ जाते। 2.5 साल से जो PTI लगी हुई है, जरा उनसे भी पूछ लीजिएगा कि आपने जो इतनी रिटोरिक लगाई हुई है। लतीफ साहब, मैं डीजी ISPR की बात कर रही हूँ जी, वजीर आजम की बात नहीं कर रही हूँ, डीजी ISPR की बात कर रही हूँ सर। डीजी ISPR जो सबूत मांगते हैं, तो क्या सबूत कोई दे सकता है? मुझे बताएं कि जो रात को 12 बजे बंद हो जाती है इनकी जो है ट्रांसमिशन सारी जो है इलेक्शन की बंद हो जाती है, रातों रात बाप पार्टी बनाई जाती है और फिर जो है हुकूमत बाप को दे दी जाती है और 64 बंदे जाते हैं, इलेक्शन जो है नो कॉन्फिडेंस लेकर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ और 50 वोट निकलते हैं, 14 गायब हो जाते हैं। तो ये क्या सबूत हमें और आपको क्या सबूत दे? मुझे बताएं, इनमें सबूत हो सकता है कोई? लतीफ खोसा साहब कैटेगोरिकली उन्होंने बात की है, उन्होंने बैकडोर मुलाकातों की बात की है। वो कह रहे हैं किसी भी चैनल के थ्रू अगर मुलाकात हुई है तो उसके सबूत सामने लेकर आए। तो सर इन सारी बातों से जिसका हवाला आप दे रहे हैं, उनसे ये बैकडोर मुलाकातों का कहाँ ताल्लुक मिलता है लतीफ साहब? अब मुझे बताएं, बैकडोर मुलाकातों का कभी सबूत होता है? सबूत यही करते हैं जो टेप करते हैं, सबूत वही लेके आते हैं। जिन लोगों को ये रसाई है इन गैजेट्स के साथ, इन स्पीकर्स जो है वेपन्स के साथ, जितनी रसाई है जो करते हैं, ये सारा उनको होती है। ये जो है सियासतदान ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, ऐसी बातें नहीं करते हैं। ना आपके पास कभी इस किस्म का सबूत हो सकता है। आपके जो बैकडोर जितने भी होती हैं या जो भी होते हैं, या नैब पर जो भी प्रेशराइज होता है, नैब एक तरफा कार्रवाई कर देती है, सुप्रीम कोर्ट उसके फतवे दे रही है कि ये जो है लॉपसाइडेड है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। लतीफ साहब, ये जो सादिक संजरानी साहब के हवाले से, लतीफ साहब साजिद संजरानी साहब के हवाले से जो आप मिसालें दे रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस का वोट नहीं लाने दिया, दीगर मिसालें, सर तो अभी ये जो मुलाकात हुई है शेरी रहमान साहिबा और दीगर पीपल्स पार्टी के लोगों की, लीडरान की, तो सर वो किस मुद्दे पे हुई है? वो भी तो फिर आप खुलकर लाए ना सामने बात सर।
ये बड़ी जल्दी आप बिल्कुल लेके आएंगे कि मैं ही उसका इंचार्ज हूँ, हमारी एक कमेटी बनी हुई है, हम इस सारी चीजों पर काम कर रहे हैं। ये बड़ी जल्दी एक डोजियर आ जाएगा, आप उसमें देखेंगे। लेकिन ये चीजें ऐसी होती हैं जो हवा में नहीं होती हैं, लेकिन सर वन लाइनर तो बता दें मुलाकात का होता है, मकसद तो बता दें। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। देखिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कभी झूठ नहीं बोलते हैं। एक गोश्त पोस्ट का इंसान तो झूठ बोल सकता है, लेकिन ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कभी झूठ नहीं बोलती है। और आप मुतरश्शिक करते हैं उन हालात से, उन वाकयात से, उन इवेंट से जो होते हैं, उससे आप मुतरश्शिक करते हैं। और उसमें जो है कभी ये नहीं होता है, इसलिए कि हमारी 62, 63 साल की 72-73 साल की जो हमारी तारीख है, वही इस चीज की गम्माजी करती है कि हमारे सियासतदानों को कभी काम नहीं करने दिया गया और आईन पर समझदारी नहीं करने दी गई है। तो ये रियासतें कैसे चलेंगी अगर इस तरह से जो है आपकी मुदाखलत होगी? यही तो सारा पीडीएम का जो है कहना है, और यही हमारा एक विजन है और मिशन है कि खुदारा आइन को के मुताबिक ममलिकत लतीफ साहब, पाकिस्तान को सर सादिक संजरानी साहब इदारों को जो वो क्या कहने आए थे, ये तो बता दें लतीफ साहब जी। सादिक संजरानी साहब क्या कहने आए थे वो तो बता दें। मुझे मैं ना तो वो ना मेरे हाँ कोई पीर नहीं है ऐसी जो मुझे वो इल्हाम देती हो। ये प्राइम मिनिस्टर सर इंचार्ज हैं आप इस कमेटी के, उनका तुर्रा इम्तियाज है, उनको ज्यादा पता होगा इन चीजों का। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा जादू की ना छड़ी है, ना कोई पीर है, ना कोई लोटा घुमाने वाले हैं, ना कोई तावीज गंडा देने वाले हैं। इसलिए आप इन वाकयात को 2+2=4 करके देखिएगा, आपको साफ नजर आ जाएगा। ठीक है सर। एहतशाम, आपको समझ आ रहा है सादिक संजरानी साहब की मुलाकात और फिर इसका मुद्दा? वो तो अभी कह रहे हैं लतीफ साहब के अभी शायद थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सामने आ जाएगा। आपको कुछ समझ आ रहा है क्या हो क्या रहा है ये? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके राब्ते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। आप देखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टांस शुरू में लिया, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पीडीएम की तहरीक जैसे आगे चलती है वो कैसे बदलता है, और फिर इवेंचुअली वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके कहते हैं कि हम तहरीक के अदम एतमाद लेकर आएंगे। यानी कि एक तरह से पीडीएम का बिस्तर गोल करके वो उसको वापस पार्लियामेंट में लाना चाह रहे थे। और इसी असना में शेख रशीद साहब ने मेरे प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए मुझे कहा कि देखें उनके मुकदमे हो जाएंगे ट्रांसफर कराची में वापस, और फिर वो हो भी जाते हैं। और फिर ये भी हुआ कि जरदारी साहब की जमानत कंफर्म हुई है, तो शेख साहब का एक शॉट आपने चलाया, आपने भी देखा कि वो कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी देखो कितना तेज आदमी निकला है, जमानत कंफर्म। तो रिलीफ तो मिला है किसी न किसी तरह। और ये जो लतीफ खोजा साहब हमारे सीनियर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि सियासतदानों को काम नहीं किया जाने देता। जमहूरियत द्वार बहुत से आए, कितना काम किया सियासतदानों ने हमारे सामने। अच्छा, दूसरा अगर आप ये कहते हैं कि जमहूरी दौर में भी काम नहीं करने दिया जाता सियासी गवर्नमेंट को, तो उसमें सिर्फ एक तरफ का कसूर नहीं है। जो ऑपोजिशन में सियासतदान बैठे होते हैं वो हर लम्हे डील करने के लिए तैयार होते हैं, हर लम्हे डील करने के लिए तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि जी अच्छा ये इस तनख्वाह पे अब आपके लिए काम करें, हमें सिलेक्ट करें, हम इस तनख्वाह पे आपके लिए काम करेंगे। तो भाई सियासतदान खुद तो डिवाइड होकर पावर जो है वो खुद शेयर करने के लिए तैयार होते हैं हर वक्त, और वो सौदेबाजी करने के लिए तैयार होते हैं, वो डील करने के लिए तैयार होते हैं। तो फिर भाई कर लेते हैं, जिसकी डील बनती है वो अपनी डील उस टाइम पे कर लेता है। जो ऑपोजिशन में जाके बैठता है वो कहता है कि जी ये ज्यादती होगी, धांधली होगी, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो अगर आप लोग सिंसियर हैं, आप बात करते हैं ना सिविलियन सुप्रीमेसी, जी हमें मुकम्मल इख्तियार दो। पहली बात तो यह है कि मुकम्मल इख्तियार, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू दी टू अल्लाह, ठीक है, सही, बिल्कुल ठीक है। एहतशाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में लतीफ खोसा साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो वकील जो एक साइल और इंसाफ के दरमियान ब्रिज बनते हैं ना, वो खुद कैसे कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, इस पर बात करनी है मैंने।
वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में वकीलों ने एक बार फिर कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। तब्दीली सरकार में भी वकीला के रवैयों में कोई फ़र्क नहीं आया है। जब चाहते हैं पुलिस वालों के साथ मारपीट करते हैं, जब चाहते हैं जजेस की तौहीन करते हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। कल रात से वकीला ने दारुल हुकूमत में एक तमाशा लगाया हुआ है। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में वकीला के गैर कानूनी चेंबर्स गिराए गए तो वकीला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा ही बोल दिया। सरकारी ज़मीनें वागजार कराने का फैसला देने वाले चीफ जस्टिस अतर बिनुल्लाह को दिन भर यरगमाल बनाए रखा। नारेबाजी होती हुई, टीवी स्कैनर्स और शीशे तोड़ दिए गए। जो हाथ में आया दे मारा, कोई उन्हें रोक नहीं सका। सीटीडी के मुताबिक ये चेंबर्स इंतजामिया की परमिशन के बगैर फुटबॉल ग्राउंड्स और अवामी मकामात पर कब्जा करके बनाए गए। सीडीए ने गुज़िश्ता माह कई बार उन्हें गिराने की कोशिश की है, लेकिन हर बार वकीला ने रुकावट डाली। बहरहाल फिर गुज़िश्ता रात सीडीए ने 150 चेंबर्स गिराए हैं और हंगामा राई करने वाले कई वकीलों को गिरफ्तार भी किया। अब इस तूफान बदतमीजी के बाद भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मनाने की कोशिशें की, लेकिन वकीला नहीं माने। कहा चेंबर की दोबारा तामीर तक किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे। फी चेंबर 5 लाख हर्जाना दें। डिप्टी कमिश्नर, मुतालिका एसपी और सेशन जज का ट्रांसफर करें। फुटबॉल ग्राउंड की बाकी ज़मीन पर भी हमारे चेंबर्स बनाएं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जहां पर मुंतकिल हो रहे हैं वहां भी वकला चेंबर्स के लिए 10 एकड़ ज़मीन दी जाए। मुज़ाकरात के दौरान भी हंगामा राई जारी रही। बाहर मौजूद वकला अंदर आने के लिए जोर लगाते रहे। चीफ जस्टिस ब्लॉक के मरकजी गेट पर लाते मारते रहे, घूसे मारते रहे। मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक जा पहुंचा। चीफ जस्टिस ने बुलाया तो वकला ने जाने से इनकार कर दिया। बोले हमारे चेंबर्स हमारे घर होते हैं, हम चीफ जस्टिस के पास नहीं, चीफ जस्टिस हमारे पास आए। नाज़रीन, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है। इन्हीं वकला ने इसी जगह गुज़िश्ता माह भी तजावुज़ात गिराने पर पुलिस से हाथापाई की थी। मारगिला थाने को आग लगाने की धमकियां दी थी। जनवरी में ही सोशल मीडिया पर जजेस के तज़हीक में सोशल मीडिया पोस्ट पर इंक्वायरी के लिए पंजाब बार काउंसिल ने वकला को तलब किया तो उन्होंने बार काउंसिल के दफ्तर पर ही हमला कर दिया था। पंजाब में भी इसी तरह कुछ वकला ने जज के चेंबर में घुसकर मुगल्लिज़ात बकी, हंगामा राई की, जिसकी वीडियो भी फिर सोशल मीडिया पर वायरल होनी थी। फिर दिसंबर 2019 में भी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में घुसकर डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया था, याद होगा आपको। आईसीयू में घुसकर मरीजों को मारा था। इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन वाले मरीजों के ऑक्सीजन मास्क तक उतार दिए थे। 3 लोग जान से चले गए थे। और उसी साल जड़ावाला में फैसला हक में ना आने पर वकला ने, बल्कि वकील ने कुर्सी मारकर जज का सर फाड़ दिया था। ये हाल है जजिस का। फरीद कैफ साहब ज्वाइन कर चुके हैं सदर एंड डिस्ट्रिक्ट बाद से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे तो ये बता दें, जो फुटेजेस हमारे सामने आई हैं उनसे तो ऐसा लगता है हमला हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। सर, इस सब की वजह क्या बनी? और अपना जितने अवेलेबल थे वो वकला, वो सारे उन्होंने रात का जो सारा वाकया हुआ था, सुबह आए हैं तो कचहरी खंडर बनी हुई थी, तो जाहिर है फिर रात को जुल्म भी हुए, उठा के भी हमारे लोग ले गए। तो फिर हमने प्रोटेस्ट भी किया यहाँ पे। तो प्रोटेस्ट करने के लिए जाहिर है हमारी सारा सिस्टम जो है वो अपना धर्म भरम हो गया। तो उस सिलसिले में फिर हाई कोर्ट ही चूंकि हमारी अपना फोरम है जहाँ पे हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना था, तो प्रोटेस्ट के लिए हम लोग वहाँ गए। फरीद साहब, बात करनी थी तो सर 1-2 लोग चले जाते चीफ जस्टिस साहब से बात करने, पूरा हुजूम क्यों साथ गया? जब 600 लोग हों, 300 पुलिस वाले हों, 300 से ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर और गुंडा नासर हों, वो आके रात को सारी चैम्बरें बर्बाद कर दें, कचहरी में आके दहशत गर्दी करें और उसके बाद हर चीज धर्म भरम कर दें, तो फिर कौन सी नेगोशिएशन होती है कि जो जाके 1 या 2 लोग जाके तो बात करें? फिर जारी बात है जिन लोगों के नुकसानात हुए हैं, जिनकी सारी जिंदगी की वहाँ पे पूंजी थी, फाइलें थी, अपने मुकदमात की और बाकी सारा सामान था, और उसके बाद इतनी वहाँ पे इंसल्ट हुई, इतना उन्होंने मारा पीटा भी उन लोगों को, तो फिर ये अपना रिएक्शन में कौन सा आप समझ रही हैं कि जी इतनी दहशतगर्दी होने के बाद कौन सा टेबल टॉक होती है कि जो 2-4 लोग जाके तो बात करते हैं? तो फिर जारी बात है कि जितने लोग मुतासरीन थे उन्होंने सबने जाके तो प्रोटेस्ट तो अपना कराया।
फरीद साहब, सर अगर कब्जा माफिया के लोग सीडीए वाले साथ लाए थे तो आपने उनके दफ्तर पर एहतजाज के बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख क्यों किया? देखिए, बात ये है ना कि सीडीए और किसी के वहां पे था ना, किसी के वहां पे यहाँ पे आया था। देखे ना कौन है इसको ऑर्डर देने वाले, कौन है और किसके कहने पे आया। सीडीए की अब जरूरत है कि वो डिस्ट्रिक्ट बार में खुद आए, कोई ना कोई तो है ना कि जो इसको पीछे शेयर कर रहा था। सारी बात है, हमें तो जो बाहर चीजें नजर आती हैं कि वो यही है कि जो अपना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके वो लोग के जो अपना शायद हमें लड़ाना चाहते हैं आपस में, और बेंच और बार में जो है वो अपना मुस्लिम सेल क्रिएट करना चाहते हैं। शायद इनके क्या अपना मफादात हैं, लेकिन बात यह है कि चीजें हर किसी न किसी के आर्डर से तो अपना हुई है ना, जो किसी न किसी ने तो अपना मैनेज किया। साहब, सर आपके ख्याल में कौन लोग हैं इन सब के पीछे? वही एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मेरा मतलब है कि रखती अख्तियार उसी ने ये सारी चीजें की हैं। तो हम नाम मकसद है कि उसमें सारे वही आते हैं जो कंट्रोल करते हैं। ये तो उनको पता हो जो आए हैं साहब, तो वो आके बताएं कि जी किन किन लोगों ने अपना पुलिस वालों को किसने कहा, और जुडिशरी जो हमारी थी अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की उसको किसने कहा, तो ये अपना सीडीए को किसने कहा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो मैनेज हुई है ना। तो ये बातें तो वो लोग बताए ना जो वहाँ आए थे, उनसे ये पूछा। फरीद साहब, सीडीए के मुताबिक ये सब गैर कानूनी चेम्बर्स थे, कोई इजाजतनामा नहीं था, ये कब्जे किए हुए थे वकीलों ने। सर कौन है कि सारी अदालतों समेत सारी चीजें इलीगल है? वहाँ पे कौन सी चीजें हैं कि जो लीगल है, मुझे ये बताएं। डिस्ट्रिक्ट बार की हैसियत कौन सी कानूनी है, मुझे ये बताएं कि उसमें सिर्फ बाहर के अपना वकला की चैम्बर इलीगल है, वहाँ अदालतें इलीगल नहीं है। वो है जुडिशियल कम्प्लेक्स कौन सा? देखे ना कि बड़ी बात होती है जी फेडरल बार में पूरे इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में किसी ने ये सोचा आज तक के जुडिशियल कम्प्लेक्स की कौन सी जगह है? तो वो सारी चीजें इलीगल है जी। वहाँ पे सिर्फ हम नहीं इलीगल बैठे हैं, वहाँ अदालतें भी इलीगल है। कैफ साहब, आप मान रहे हैं कि चेम्बर्स इलीगल हैं, फिर भी चाहते हैं कि कोई कार्रवाई ना हो? देखिए जी, इलीगल हमने कौन सा ट्रांसफर अपने नाम कराई हुई है? वकला ने तो अपनी अपनी चैम्बरें सिर्फ टेम्परेरी तौर पे बनाई हुई हैं। तो जब कभी किसी को तौफीक हो या कभी इस सेंसिटिव और अहम इश्यू पे किसी को नोटिस लेने की तौफीक हो और जुडिशियल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में बने, तो हम बाइज़्ज़त तरीके से वो सारी चीजें छोड़ के उधर ही आ जाएंगे। उनकी कौन सी हमने अपने नाम कब्जा करके तो अपना टाइटल अपने नाम ट्रांसफर कराया। अच्छा फरीद साहब, सर खबरें ये हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आप लोगों को बुलाया था मुज़ाकरात के लिए, लेकिन आप लोग गए नहीं। सर इसकी वजह क्या है? नहीं जी, हमें कहाँ बुलाया था, कब बुलाया था, ये किसने आपको कह दिया? बुलाया था, हम उस कॉल का इंतजार करते रहे, तो वो उन्होंने हमें नहीं अपना कॉल की और शायद उठ के चले गए। हम तो बैठे हैं इसी इंतजार में कि जी वो हमें कॉल करें और मामले को, सेंसिटिव मामले को अच्छी तरीके से हैंडल करें, हमारी भी सुने सारी सूरत हाल और उस पर फैसला करें। तो वो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि जी कि हम बुलाए और हम नहीं गए। बहुत शुक्रिया फरीद। मुझे हैदर वहीद साहब ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूंगी। हैदर साहब, सुन रहे थे आप फरीद कैफ साहब की बात? मान रहे हैं कि ये जो चेम्बर्स है ये इलीगल थे, लेकिन वहां पर जब कार्रवाई हो रही है तो उस पर नाला है और जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने। और सर ये पहली दफा तो नहीं हुआ है, इससे पहले भी होता रहा है। कभी पुलिस के साथ मुठभेड़ हो जाती है, कभी जजेस की तौहीन करते हैं, कभी वो मैंने आपको एक कार्डियोलॉजी वाला वाक़या भी बताया। सर कोई कानून नहीं है इनके लिए, इनको रोकने के लिए? किस किस्म के रवैये वकला के? सर देखिए, हमारा जो प्रोफेशन है, मैं भी पेशा वराना तौर पे एक वकील हूँ, और हमारे प्रोफेशन को कहा जाता है कि ये एक कॉलिंग है, एक कमर्शियल एक्टिविटी भी नहीं है, ये एक कॉलिंग है। तो अगर हम अपने आप को एक हायर पेडेस्टल पे रखना चाहते हैं, और हमारे पेशे को जो है हिस्टोरिकली रखा गया है, और बानिए पाकिस्तान भी वकील थे, और बेशतर ममालिक के और तरक्की याफ्ता और जमहूरी ममालिक के आप देखेंगे कि लीडर जो हैं, फाउंडर्स जो हैं, वो सब वकला रहे हैं, और जिन्ना साहब खुद वकील थे। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि इस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए
हम जुडिशल सिस्टम में कम से कम, जिसमें हम चाहते हैं कि जिनकी हम पैरवी जिनके केसेस की करते हैं, जिनके हुकूक को लेके हम कोर्ट जाते हैं, जिनकी आवाज हम बनते हैं, तो ये जरूरी है कि हम फिर उन्हें जहां हम जाने के पैसे लेते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हम भी उसमें एतमाद दिखाएं। अगर वकला के साथ कोई ज्यादतियां हुई है तो उसका रिड्रेसल भी फिर उन्हें कवानीन के थ्रू ही अदालती निज़ाम में जाके ढूंढना चाहिए। और वो जाहिर सी बात है कि जब आप एक जुडिशल सिस्टम को यरगमाल बनाते हैं, चीफ जस्टिस जो कि अतहर मिनल्ला साहब एक बहुत ही आला रेपुटेशन रखते हैं खुद, उनको यरगमाल बनाते हैं, तो ये सिर्फ एक गैर कानूनी और तौहीन आमेज बात ही नहीं है, बल्कि हमारे आई थिंक प्रोफेशन की भी नफी करती है। अब जाहिर है कि आप खुद समझ सकती हैं किरण कि आप समा आए और कोई दफ्तर आपको ना मिले तो एक जज्बात जो हैं वो बेकाबू तो होते हैं, लेकिन यही जो है वकील होने की और एक हायर पेडेस्टल पे अपने आप को रखने का सबूत देना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन हैदर साहब, सर हम देखते हैं माजी में जजेस को मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया, FIRs भी हो गई वकला के खिलाफ, लेकिन कभी नहीं देखा कि सजा भी हुई हो। ऐसा क्यों है हैदर साहब, सजा क्यों नहीं होती? ये आपका अच्छा सवाल है। देखें, एक जमाना था 2007 में, मैं खुद एक जो है वो आर्मर्ड गाड़ी में 20-25 वकला के साथ बंद हो चुका हूं, जब हम जो मुशर्रफ साहब का दूसरा मार्शल लॉ था उसको एहतजाज कर रहे थे हाई कोर्ट में यहाँ कराची में। तो देखें, उस जमाने में हम अदालतों में फिर पेश भी नहीं होते थे और जो PCO जजेस हैं उनको जजेस नहीं मानते थे। तो अगर तो आपका निज़ाम में एतमाद ना हो कि ये आईनी अदालतें हैं, तो इस तरह की बात फिर भी मैं कहूँगा कि आप फिर भी जो है एक हद से ज्यादा नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी ये बात समझ आती है कि जब आप अदालतों को अदालत ही ना माने तो फिर आप इस तरह की बात की तरफ जाएं तो फिर भी वो एक अलहदा बात होती है। लेकिन यहाँ तो अब अगेन जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो बहुत ही एक आला रेपुटेशन के जो है वो हामिल हैं, और उनकी एक जो है उनके साथ इस तरह करना तो किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं हो सकता। अगर वकला के साथ ज्यादती हुई है, मैं खुद वकील सर और मैं समझ सकता हूँ। देखें, जब आप अपने काम पे जाएं और आप देखें कि आपका जो है वो सही पेशे के एतबार से सर आप इस चीज को कवर तो करने की कोशिश करें, लेकिन मेरे लिए एक जुमला और भी बड़ा आम था फरीद कैफ साहब का, जो सर जो कह रहे हैं कि क्या जुर्रत है CDA की कि वो कार्रवाई करे। हैदर साहब नहीं, देखें, पहली बात है मैं साफ साफ कह रहा हूं कि जो जिस तरह का इन्होंने जो है रवैया और तरीका अपनाया है एहतजाज का, सरासर गलत है, हमारे पेशे की नफी है, गैर कानूनी भी है और अदालतों के हवाले से तौहीन आमेज भी है। तो ये ना आप कहें कि मैं कोई जस्टिफाई कर रहा हूँ किसी भी तरह से, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैंने 2007 का वाकया आपको इसलिए बताया कि जब हम जजों को जिनको जज कहा जा रहा था उनको जज नहीं मानते थे, PCO के जज थे, के जज नहीं थे। तब हैदर साहब मेरे पास सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाह रही हूँ आप इस बात का भी जवाब दे दीजिए सर कि क्या जुर्रत है CDA की कि वो कार्रवाई करे, ये कह रहे थे फरीद कैफ साहब। जी हाँ, देखिए, ये भी एक मसला है कि हमारे माशरे में एक आम तासुर है कि जो होली काउज होती हैं, जो कुछ इदारों के बारे में भी ये कहा जाता है, उसके बाद वकला के बारे में भी ये कहा जाता है कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर नहीं है। अगर हम वकला की बात की जाए तो आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि ये बात जो है वो बिल्कुल सही है कि अनलाइकली है कि CDA खुद से जाके वकीलों से इस तरह का अफरंट करे, इस तरह की लड़ाई ले, और ये बात गलत है कि हम वकला को किसी भी तरह से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले। मैं नहीं कह रहा कि ये बात हक बजानिब है, लेकिन उनका ये कहना दुरुस्त है कि ये एक आम फहम बात नजर नहीं आती कि वकला के जाके चेंबर्स को रेज कर देना, डिमोलिश कर देना। बिल्कुल ठीक है हैदर भाई साहब, ये समझ नहीं आती कि CDA खुद करे। बिल्कुल ठीक है हैदर भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम मौजूद है, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। नाज़रीन, कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम हुआ है। गुज़िश्ता रात हसास इदारों और CDA ने बड़ा ऑपरेशन किया है। शाह लतीफ़ टाउन में पुलिस मुकाबले में एक दहशतगर्द भी मारा गया, पाँच को पकड़ भी लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से 4 खुदकुश जैकेट्स मिली हैं, 15 दस्ती बम मिले हैं, बारूद से भरा हुआ रक्षा बरामद हो गया है। दहशतगर्द से असेंबली को उड़ाना चाहते थे
अब इनका ताल्लुक किस जमात से है, ये आए कहाँ से है, कौन कौन सहूलतकार हैं। अली हफीज़ मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे मैं बात करता। हफीज़ ज़रा बताइएगा इस बारे में। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि भारत का खुफिया इदारा है, खुफिया एजेंसी है रॉ, और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी है NDS। इसका मुश्तरका जो है ख्वाब था, प्लान था कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की जाए और सिंध असम्बली जो अहम तरीन इमारत है सरकार की, जहाँ पर अहम सियासी शख्सियात होती हैं, इसको पर जो है अटैक किया जाए। जो मंसूबा डिजाइन किया गया था, जो अब तक की तफ्तीश हुई है, जो मालूमात हासिल हुई, उसके मुताबिक एक रक्षा जो है बारूद से भरकर जो है वो सिंध असम्बली के तरफ आता, वो जो है धमाका होता उसमें, और फिर एक खुदकश बमबार जो है वो रास्ते से अंदर मेन गेट से अंदर जाता और असम्बली पे जो है अटैक होता। आप ये देखें कि कितना बड़ा मंसूबा था ये। भारत के जो है खुफिया एजेंसी ने रॉ ने प्लान तैयार किया था और अफगानी दहशतगर्द जो है उनको तैयार करके कराची भेजा था। तो कामयाब तरीन कार्रवाई है। तमाम भारतीय खुफिया एजेंसी का ख्वाब चकनाचूर कर दिया है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने। अंतक मेहनत के बाद इंटेलिजेंस इदारों की जो बरवक्त इत्तलात थी उस पर कार्रवाई की गई। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, 1 दहशतगर्द मारा गया। अब देखना यह है कि इनसे मजीद तफ्तीश जारी है, क्या कई इंकिशाफात करते हैं। बताया जा रहा है, जो जराए कंफर्म कर रहे हैं कि जलालाबाद और काबिल में जो भारतीय सफारत खाने हैं वहां जो रॉ के अफसर मौजूद हैं वो इनको फंडिंग करे थे, उन्होंने असला प्रोवाइड किया है। अहम तरीन कराची जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, भारत यहाँ का जो है अमन तबाह करने का ख्वाब देख रहा था, मंसूबा बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी कार्रवाई करके जो है दहशतगर्दों को ना सिर्फ गिरफ्तार किया, उनके कब्जे से जो है बड़ी तादाद में असलहा, खुदकश जो है वो जैकेट, इसके अलावा जो है बारूद से भरा रक्षा जो है बरामद किया गया है। अगर आप 2 मिनट के लिए सोचे कि खुदा ना खास्ता अगर ये दहशतगर्द अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो बड़ी बदअमनी फैलती पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो है ये खबर जाती, लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करके जो है दहशतगर्दों को ना सिर्फ पकड़ा, इनका जो मंसूबा था वो भी जो है खाक में मिला दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सहूलतकार कौन है वाले से भी हम बात कर रहे थे। अहमर रहमान खान भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे भी जरा इसकी मजीद तफसील लूंगी। लेकिन अहमर, पहले जरा ये बताइएगा कि ऑपरेशन कामयाब था, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे अभी अली भी बात करें, लेकिन इस पर ना कुछ सवालात भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन राव अनवर की तर्ज पर किया गया है, बहुत सी चीजें पहले ही इल्म में थी, इसकी क्या हकीकत है अहमर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम शाह लतीफ सेक्टर 20B में मौजूद हैं, जहां पर आज CTD का मुकाबला हुआ। आप ये देख सकते हैं, ये वो मकाम है, ये वो घर है जहां पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मिली और फिर मुबैना मुकाबला हुआ, जिसमें एक दहशतगर्द जिसकी शनाख्त लाल के नाम से हुई वो मारा गया, जबकि 5 मुबैना दहशतगर्दों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। ये सवालात जो है वो काफी उठ रहे हैं इस मुकाबले के हवाले से कि जो कुछ वीडियोस जो है वो सामने आई हैं जिसमें CTD के अफसरान और अहलकार आप देख सकते हैं कि इस फुटपाथ पर जो है वो लेटते हैं और खुद को जो है वो गोलियों से बचाने की कोशिश जो है वो मुसलसल करते दिखाई देते हैं। लेकिन ये भी एक ताज्जुब की बात है कि एक उन्हीं का अहलकार जो है वो सामने खड़ा होकर, इस खिड़की के सामने खड़ा होकर जो है वो मोबाइल से उनकी वीडियो बना रहा होता है। यानी कि उस पूरे मुकाबले में अगर जो है वो सामने से भी गोलियां जो है वो चलाई जा रही थी तो वो अहलकार कैसे जो है वो खड़ा होकर अपने CTD के अफसरान और अहलकार की वीडियोस बना रहा था। आप अंदर के मनाजिर भी जो है वो देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन मोहसिन अगर आपको दिखाएं, अंदर जो है वो कारपेट बिछा हुआ है, कुछ कुशन्स भी जो है वो रखे हुए हैं, साथ ही साथ कुर्सियां नजर आ रही हैं 2, ये जो है वो यहाँ पर रखी हुई हैं। कोई खून या फिर ऐसी चीज या गोलियों से छलनी कोई दीवार जो है वो दिखाई नहीं देती है कि बहुत ज्यादा कोई जो है वो CTD के अहलकारों ने यहाँ पे गोलियां चलाई हैं। लेकिन ये वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।